सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई थी। मुसलमान रियासतें सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन, बनु उमैया, बनु अब्बास, खिलाफत उस्मानिया, इन सब की अपनी स्टेट पॉलिसीज क्या थी? क्या वो रिएक्टिव डिफेंस था? क्या वो एक सवाल ढूंढ रहे हैं, सवाल का जवाब बल्कि ढूंढ रहे हैं कि इजराइल ने अपने एनिमी नंबर 1 हमास के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर याह्या सिनवार को कैसे कत्ल किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत का अमल जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाए। सेनेट इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है और एक ही रोज में ये चौथी बार तब्दील किया गया है। पैसिव डिफेंस था? क्या वो प्रोएक्टिव ऑफेंस था? क्या वो अपनी सरहदों के अंदर रहकर अपनी रियासत की हिफाजत करते थे या जंग को दुश्मन तक लेकर जाते थे? और आज की जो जोग्राफियाई सूरत हाल पूरी दुनिया में इस वक्त बन रही है कि आलमी जंग के दहाने पर दुनिया खड़ी हुई है, पूरे मशरक़ वस्ता में आग लगी हुई है। किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग़ज़वा हिंद शुरू हो सकता है। भारत अखंड भारत बनाने के लिए बावला हुआ जा रहा है और चीन और ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन का तसादुम हो सकता है। ऐसी हालत में पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या तब्दीलियां करनी है कि ज़माने के तकाजे के मुताबिक हम इस इस्लामी एटमी रियासत का दिफा भी कर सकें और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत भी ले सकें। आप सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में देखिए, आप नबी मलाहम हैं, आप जंगों के नबी हैं। आपकी एक बहुत खूबसूरत सिफ्त यह है कि अल्लाह ने आपको तलवार के साथ भेजा है दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए। सईदी रसूलुल्लाह ने जब मदीने की रियासत कायम फरमाई और उसके बाद आपने गज़वात और जहाद का आगाज फरमाया, डिफेंसिव मेंटालिटी से हमें अब बाहर आना है। बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक फौज, बहैसियत एक फॉरेन ऑफिस, बहैसियत एक इकोनॉमिक पावर, एक मिलिट्री पावर, हमें एक माइंडसेट ये बनाना है। आज जितने पॉलिसी साजों से, सियासतदानों से मेरी बात होती है, जब हम उनको सिर्फ अपने थोड़े से आइडियाज बताते हैं कि मुसलमान दुनिया की क़यादत करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना है, तो यकीन करें उनकी टांगें कांपने लगती हैं, वो खौफज़दा हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पहला सवाल ये करते हैं, अमेरिका क्या कहेगा, कौन करेगा, कैसे होगा, दुनिया क्या कहेगी, हमारी तो मईशत खराब हो जाएगी। ये वो बुज़दिल और बेगैरत लोग हैं जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। अच्छी तरह समझ लें कि जो ये बात कहे कि कौन करेगा, कैसे हो गया, दुनिया क्या कहेगी, समझ लें कि वो उस ओहदे के काबिल नहीं है। वो एक जलील और कमीना आदमी है जो बहुत बड़े ओहदे पर बैठ गया, और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की रुसवाई का बायस है। पाकिस्तान की क़यादत अल्लाह जिससे भी अल्लाह पाकिस्तान का काम लेगा वो कायद आज़म की तरह होगा, शेर और दलेर, दुनिया की परवाह नहीं करेगा। वो जब इंग्लैंड के बादशाह के बारे में उसको कहा, कायद आज़म को कहा गया, किसी ने कहा कि बादशाह का भाई आ रहा है और आप उसको एयरपोर्ट पर जाके रिसीव कर लें, तो कायद आज़म ने उसको क्या जवाब दिया था कि मैं बादशाह के भाई को रिसीव कर लूंगा, लेकिन जब मेरा भाई इंग्लैंड जाएगा तो बादशाह फिर उसको रिसीव करेगा, ये कबूल है तो मैं करता। ऐसा जवाब कौन दे सकता है इंग्लैंड के बादशाह को? पाकिस्तान का कोई सियासतदान है जो इंग्लैंड के बादशाह को आज ये जवाब दे? आज की दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया में जो ताकतें दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए हैं, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान, कोई भी अपनी सरहदों के अंदर महदूद नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या रशिया अपनी सरहदों के अंदर महदूद है? वो यूक्रेन में क्यों दाखिल हुआ? रशिया की प्रेजेंस पूरी दुनिया में, अफ्रीका के अंदर वो इतनी एग्रेसिव प्रेजेंस है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनके ओवरसीज बेसेस हैं, सीरिया में वो मौजूद हैं। वो क्यों अपनी सरहदों से बाहर निकल कर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? अमेरिकन पूरी दुनिया में उनके सैकड़ों बेसेस क्यों मौजूद हैं? आप कहेंगे ये तो बड़ी ताकतें हैं, क्यों? तुर्की के क्यों मौजूद हैं? तुर्की पूरी दुनिया में उसने अपनी जगहें और बेस बनाए हुए हैं, मुल्कों के साथ डिफेंस पैक्ट्स और मुआहदे किए हुए हैं, हत्ता कि लिबिया और अफ्रीका तक तुर्की मौजूद है। इसराइल इतना से रियासत, नाजायज जलील, किस तरीके से अपने आप को खुल के बात कर रहा है कि पूरे मिडल ईस्ट में हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। किस तरीके से ये हिंदू ज़ायनिस्ट अब खुल के बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हत्ता कि अपनी पार्लियामान पे इन्होंने नक्शा लगा दिया कि अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान को खत्म करेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। और ये 2 टके के काबुल में जो अभी आए हैं हमारे तफैली, उनको भी इतना तकब्बुर है कम अज कम कि उन्होंने काबुल में नक्शा लगा दिया है कि लोया अफगानिस्तान का, कि हम यहाँ पर
पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस उनको भी है कि वो ये चाहते, कर सके ना कर सके, कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन कम से कम उन्होंने आइडिया अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपनी कौम को देना शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा करना। ईरान की प्रेजेंस आप देखिए, पूरे खत्ते में, पूरे मिडल ईस्ट में ईरान की प्रेजेंस है। दुनिया का कोई मुल्क जो इस वक्त खत्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है या दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी सरहदों के अंदर, महदूद नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है जो सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर महदूद है। पाकिस्तान को अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। अब हमें अपनी डिफेंसिव पॉलिसी को एक वॉर स्ट्रेटेजी में तब्दील करना होगा। वो अगर अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो हमको फिर गज़वाए हिंद की बात करनी है, हमको ग्रेटर पाकिस्तान की बात करनी है, हमको फोर्स प्रोजेक्शन करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री हो। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने हमको वाहिद एटमी ताकत बनाया है। पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन चाहते हैं। पूरी दुनिया में जब भी मुश्किल होती है अरब ममालिक को, वो पाकिस्तान को तलब करती हैं। क्या 67 और 73 में पाकिस्तान नहीं गया था अरब ममालिक की हिफाजत के लिए? एक सवाल है जो जारी बात है, लोग इसको जानना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक रूटीन पेट्रोल जो इजराइल सोल्जर्स कर रहे थे ऑन सदर्न गजा स्ट्रिप, और जब एक लड़ाई शुरू हो गई और इजराइल को जिस चीज़ का एडवांटेज है वो है ड्रोन्स, और जब इजराइल ने उस बिल्डिंग में ड्रोन मारे, हमला किया, एंड व्हेन दे एंटर्ड देयर, उन्होंने क्लियर किया, जब सारी वो डस्ट क्लियर हो गई, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया बिल्डिंग एंड सोल्जर्स एंड सब कुछ। वहाँ पे उनकी जो नज़र पड़ी एक ऐसी डेड बॉडी पे जो कि याह्या सिनवर की थी। और आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 जब से हमास ने हमला किया था, दे वर लुकिंग फॉर याह्या सिनवर, बिकॉज उनको पता था कि ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि जाहिर बात है हर एक को था कि याह्या सिनवर कहीं अंडरग्राउंड गजा के अंदर जो है वो छुप रहा है, लेकिन वो एक सामने एक बिल्डिंग के अंदर था और ग्राउंड पे मारा गया। सो ही वाज नॉट इन दी टनल्स। सो ये क्वेश्चन एक इमर्ज होता है जिसे कहते हैं ना कि फिर उसका डीएनए चेक किया गया, उसकी डेथ कंफर्म हुई, सारा कुछ हुआ, और फिर वाइट हाउस ने भी उसकी डेथ कंफर्म की। अब ये हमास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, ठीक है जी। और हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। सो इजराइल जो है ये आप समझ लें कि एक इम्प्रेशन जाता है कि इट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ इजरायली इन्वेजन, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नो, दिस इज़ नॉट द एंड। आज हमने एक बंदे को इसको मारा, लेकिन अभी हमने सारे गजा के लोगों के अंदर से हमास को निकालना है, क्योंकि 40-45 हज़ार के करीब तो लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। इजराइल आपको पता है they don't care about their international image, they don't care about UN Security Council, they don't care about anything else, उनको इस चीज़ का मसला ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हमास ने ये जो गलती की थी इजराइल पे हमला करने की, मेरा ख्याल है जिसमें 42,000 यानी कि 1200 इजरायली मारे गए, उन्होंने 42,000 पैलेस्टीनियंस मारे। अब और बाकी जो लाखों जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो सारे के सारे मुश्किल में है। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब क्वेश्चन ये है कि इजराइल जो है वो अपने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, कि जो ज़्यादातर लोग मारे गए हैं दे आर इजराइल यूज क्वाडकॉप्टर्स। अब आपको पता चला है कि इंडिया जो है वो क्यों फोकस कर